नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी पाठ 2, जिसमें हमें पढ़ना है देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर और मात्राओं का ज्ञान। आज की इस क्लास में हम देवनागरी लिपि, स्वर, व्यंजन को पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पिछली क्लास में हमने उच्चारण शुद्धता के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से वर्णों का शुद्ध उच्चारण किया जाए। ठीक है, तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उस क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिया हुआ है शिक्षण बिंदु। ठीक है, शिक्षण बिंदु का यहाँ अर्थ है, यह मतलब है कि पाठ की शुरुआत करने से पहले उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है इस पाठ में। तो देख लें, इसमें दिया है कि रोचक विधियों से वर्णमाला, जिसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर एवं मात्राओं की पहचान कराना। ठीक है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। दूसरा दिया है वर्णों का शुद्ध उच्चारण कर लिखवाना। ठीक है, कैसे हम वर्णों का शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे और बच्चों को क्लास में किस प्रकार से पढ़ा पाएंगे, लिखवा पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है इन वर्णों का सार्थक शब्दों में प्रयोग करना। ठीक है, तीसरे का अर्थ होगा कि जब हम वर्णों को पढ़ेंगे, उन वर्णों से जब दो वर्णों के मेल से एक नए शब्द बनाएंगे, उन शब्दों का अर्थ जो हो सार्थक हो, यानी उस जो शब्द बनेंगे उनका कुछ न कुछ एक सार्थक अर्थ होनी चाहिए। चौथा दिया है वर्णों के संयुक्त करने के नियम एवं प्रयोग बताना, इसका इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें दिया है कि चर्चा का बिंदु है देवनागरी लिपि से क्या समझते हैं, जो कि हमें इसमें देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिपि क्या है। ठीक है, लिपि की परिभाषा हम जान लेते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लिए होंगे तो लिख लेंगे कि लिपि क्या है, उसकी परिभाषा हम बता देते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को चिन्ह मानकर जिस रूप में लिखा जाता है वह लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि का विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, जानकारी के लिए भी, आपको जानने के लिए भी। सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ था। किस लिपि का? तो आप ध्यान देंगे चित्रलिपि का सबसे पहले विकास हुआ। फिर उसके आगे जो है प्रतीक लिपि आई। कौन सा? आप ध्यान देंगे प्रतीक लिपि। फिर उसके बाद विकास होता है, प्रतीक लिपि के बाद जो विकास होता है वह भाव लिपि का होता है। किसका होता है? भाव लिपि का विकास होता है। ठीक है, फिर भाव लिपि के बाद ध्वनि लिपि आती है। कौन सा लिपि आती है? भाव लिपि के बाद आपका ध्वनि लिपि आती है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि ध्वनि लिपि जो दो प्रकार से थी, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। आप ध्यान देंगे किस प्रकार से थी। पहला जो थी ध्वनि लिपि में वह अक्षरात्मक, आप ध्यान देंगे अक्षरात्मक। दूसरा जो था वह वर्णात्मक था। क्या? वर्णात्मक। वर्णात्मक का यहाँ मतलब है, जैसे अंग्रेजी में कह सकते हैं अल्फाबेटिक, और अक्षरात्मक को सिलेबिक कहते हैं। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि जो थी यह भारत में जो लिपियां थी वह अक्षरात्मक लिपि थी, और वर्णात्मक लिपि रोमन लिपि को कहा जाता था। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? देवनागरी लिपि। तो आप ध्यान देंगे भारत में प्राचीन में जो प्राचीन इतिहास था उसमें 3 लिपियां थी। कौन कौन सी थी उसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। सिंधु घाटी लिपि थी। कौन सी? एक आपका आता है सिंधु घाटी लिपि, दूसरा आपका खरोष्ठी लिपि। कौन कौन सी लिपियां थी? खरोष्ठी लिपि। तीसरा जो आपकी लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ वह ब्राह्मी लिपि से हुआ। किस लिपि से हुआ देवनागरी लिपि का उद्भव? तो ब्राह्मी लिपि का। आप लोग इस चीजों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आइए देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। ठीक है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, जैसा कि अभी हमने बताया। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। ठीक है, यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला
एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना में नहीं कर सकती। आप ध्यान देंगे आगे बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन सी भाषाएं? तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाएं। ठीक है। बांग्ला और गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। आप ध्यान देंगे बांग्ला और गुजराती लिपियां जो है वह देवनागरी लिपियों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि, आप यहाँ ध्यान देंगे, वर्णमाला प्रायः संस्कृत के आधार पर विकसित हुई है। वर्णमाला के दो भेद किए गए। ठीक है। आप ध्यान देंगे जो देवनागरी लिपि की वर्णमाला है वह हिंदी में जो है संस्कृत के आधार पर विकसित हुई थी। इस प्रकार उसके दो भेद हैं। कौन कौन से? तो पहला जो भेद है वह स्वर है, दूसरा भेद जो है व्यंजन है। स्वर क्या होती है, कैसे स्वर का उच्चारण होता है, उनके बारे में जान लेते हैं। स्वर की परिभाषा को जान लेते हैं कि कौन सी ध्वनियां स्वर हैं, इनके जान लेते हैं। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण श्वास वायु अबाध गति से आती जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी हम इस तरीके से और सरल भाषा में उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि जिन ध्वनियों को स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है वह स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है। उसके उच्चारण में विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा को देख लेते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में गति में कहीं न कहीं बाधा अवश्य पहुंचती है। यानी उसे सरल भाषा में समझ लेते हैं कि व्यंजन ध्वनियां क्या है। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे सभी ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है। आप देखिएगा स्वर क्या है? स्वर जैसे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह जो आपके है वह स्वर ध्वनियां हैं। अब व्यंजन क्या है? आप ध्यान देंगे क से लेकर य तक के सभी ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ आप देख लेंगे जो ट वर्ग के, आप ध्यान देंगे ये ड है। ड और ड़ जो दो वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहते हैं, या आप ध्यान देंगे द्विगुण, क्या कहते हैं? द्विगुण वर्ण के नाम से भी जानते हैं। आप इस चीज़ों को नोट कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप क्लास में बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे इसके बारे में बता सकते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या होती है उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होती है, ठीक है, जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, एकाएक झटके के साथ नीचे गिरता है, ठीक है, तो वह द्विगुण या उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ड और ड़ जो दो वर्ण हैं वो उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। किस वर्ग के अंतर आते हैं? ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आप ध्यान देंगे स्र जो है यह संयुक्त अक्षर माना जाता है। स्र किससे बना होता है? तो आप ध्यान देंगे तालव्य श से बना होता है और र से मिलके जो है आपका संयुक्त अक्षर स्र बना होता है। तीसरा पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण है इसमें दिया है कि अंग और अयोगवाह कहे जाते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में आता है। कैसे आता है? आप ध्यान देंगे जो अंग है और दोनों यदि ध्वनियों की बात कही जाए तो वह अयोगवाह कहलाती है। अलग अलग हम बात करेंगे तो अंग जो है इनको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अह जो है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। उसे उस ध्वनि को विसर्ग कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके मूल्यांकन के बारे में समझ लेते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे उसका हमें उत्तर देना। दिया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? जैसा कि अभी हमने पढ़ा देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वह ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। दूसरा दिया है इस लिपि में लिखी जाने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसा कि अभी हमने पढ़ा इस लिपि में जो है संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली ये भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? जैसा कि यहाँ हमने देखा अंग और अह जो है यह दोनों ध्वनियां जो है अयोगवाह कहलाती है। ठीक है।
आगे हम देख लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है तरीका और विधि। जैसा कि आपको बता दें कि इस वीडियो के जो है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें आपको ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से हम कक्षा में जो बच्चे हैं उनको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनके बारे में ये तरीका और विधि दिया हुआ है। यहाँ हम देख लेते हैं कि विषय वस्तु की शुरुआत झिझक दूर करने हेतु या बातचीत करने हेतु कुछ सरल कविताओं को समझाना, सुनाना या पढ़ाना उस प्रकार से आप कक्षा में कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। इस प्रकार के जो सरल कविताएं हैं, यदि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें सुनाएंगे और समझाएंगे तो वह जो है कि अच्छे तरीके से उस चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि स, र और फ वर्डों का पहचान जांचने के लिए इन वर्डों से युक्त अन्य शब्दों को देकर पढ़ाने का अभ्यास कराया जा सकता है। जैसे आप ध्यान देंगे, जो व्यंजन वर्ण हैं उनके कुछ अक्षर जो हैं, जैसे स यहाँ दिया हुआ है, र और फ, व, ऐसे वर्ड क्लास में दे दिया जाए, बच्चों को बताने के लिए दे दिया जाए। उनसे पूछा जाए कि इन वर्डों से किस प्रकार या कैसे कैसे शब्द बनाए जा सकते हैं कई वर्डों के मेल से। जैसे आप ध्यान देंगे, स है, स जो वर्ड हैं उनके वर्डों के मेल से जैसे हम सड़क बना सकते हैं, स से सरसों बन सकता है। इस प्रकार र वर्ड से रात, रहीम, प वर्डों से हम पवन, पर्दा, फ वर्डों से जो है फल और फंदा आदि इस प्रकार के अन्य वर्डों की पहचान करा सकते हैं, करानी चाहिए। ठीक है, लिखने का अभ्यास किस प्रकार कराना चाहिए यहाँ दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त वर्णों की पहचान हो जाने के बाद उनका लेखन सिखाने हेतु कुछ अन्य आकृतियां बनाने का अभ्यास जरूर कराना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे वर्णों के बारे में यदि हम उनको पहचान करा दिए या कह सकते हैं अभ्यास हो गया है, तो कुछ आकृतियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। जैसे गोला दिया हुआ है, अर्ध गोला दिया है, इन आकृतियों से बच्चों को क्लास में सिखाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है जिस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन में दिया है, कविता को देखकर उसमें किसी विशेष वर्ड को ढूंढना। जैसे आप ध्यान देंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा सरसर सरसर उड़ी पतंग, उसमें किसी विशेष वर्ड को बता दिया जाए बच्चों को, इस कविता में श वर्ड को आप ढूंढिए, कितने श वर्ड हैं, कैसे आप ढूंढ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। दूसरा दिया है कि वर्डों के कई टुकड़े देकर उनको एक साथ जोड़कर वर्ड बनाना। जैसे अभी हमने बात किया, जैसे स दिया हुआ है, फिर आपका ड़ दिया होगा, फिर आपका क दिया होगा, तो इन जो दो से अधिक वर्ड हैं, इनके कई टुकड़ों को जोड़कर एक नए सार्थक शब्द किस प्रकार बनाए जा सकते हैं उसके बारे में कक्षा में आप बच्चों को बता सकते हैं। तो क्या बनेगा, इस प्रकार से सड़क शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तीसरा दिया है कि वर्ड से संबंधित वस्तुओं के नाम पूछना। जैसे प से कौन सी वस्तु बनाई जा सकती हैं, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि प से जो है कोई वस्तु हम बना सकते हैं, अरे कोई शब्द बना सकते हैं, जैसे पवन। ठीक है, प व और न जो वर्डों से जोड़कर पवन जैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। चौथा देख लेते हैं, वस्तु व्यक्तियों के नाम बताकर उनमें निहित वर्डों का पहचान कराना। जैसे कि पांचवा यहाँ दिया हुआ है, संबंधित वर्ड का मिलान करना। अनार का चित्र कैसे बना सकते हैं, सड़क का चित्र, आम और फल इत्यादि चित्रों को बनाकर उनके नाम लिखकर बच्चों से कक्षा में जो है कि मिलान कराया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पर चौथा, कसक, फल, अपार, पपीता आदि शब्दों को देकर क, फ, र और प बोलकर गोला लगवाना है। जैसे आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे शब्द लिख दिए कशक, इसमें पूछेंगे कि किस प्रकार से इस जो शब्द है इसमें क या फ ऐसे बोलकर उस पर गोला लगवाकर, जैसे क है इस प्रकार से हम गोला लगवाकर और उनको समझा सकते हैं, अभ्यास करा सकते हैं। ठीक है, पढ़ा सकते हैं। 2 या 3 वर्डों को मिलाकर सही क्रम करके एक शब्द बनाना। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, फ और ल मिलकर किस प्रकार से शब्द बन रहा है, दो वर्डों के मेल से एक जो है कि सार्थक शब्द बन रहा है फल। ठीक है, दूसरा यहाँ दिया है सड़क, सड़क जो है कि 2 या 2 से अधिक वर्डों के मेल से एक सार्थक शब्द बन रहा है सड़क। यहाँ आप ध्यान देंगे, ल
क और म इस प्रकार से इधर उधर करके वर्डों को लिखा गया है। लेकिन जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो उन्हें बताएंगे कि इन वर्डों से एक ऐसा शब्द बनाइए जो सार्थक शब्द हो, जिनका एक अर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ हम दो शब्द बना सकते हैं, एक तो कमल बना सकते हैं और एक जो है कलम। क्या होगा? कलम। दो ऐसे सार्थक शब्द बन सकते हैं। इस प्रकार दिया है अ और र और म दिया है, जिस प्रकार से हम एक सार्थक शब्द अमर बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। छठवां दिया है कि एक वर्ड के आगे या पीछे अन्य वर्ड को जोड़कर शब्द बनाया जा सकता है। जैसे हमने अभी बात किया कि सड़क और कमल, इस तरीके से। जैसे कि दिया है कि ट का काट देकर उसके पूर्व घ, न और प और च के काट देकर रख कर नया शब्द बनवा सकते हैं या सिखा सकते हैं। कैसे? यहाँ दिया हुआ है, जैसे वर्डों की मात्रा को जोड़कर इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, जैसा कि हमने 7वां पॉइंट को देखा, वर्डों में मात्रा जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे कि वर्ड आपका दिया हुआ है घट। ठीक है, तो इस वर्डों में हम जैसे कोई मात्रा जोड़ लेते हैं, घ में आ का मात्रा जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा घाट। उसी प्रकार से न दिया हुआ है और आपका ट दिया हुआ है, यदि न में ए का मात्रा हम जोड़ लेते हैं तो नेट, ऐसा शब्द जो है मात्राओं को जोड़कर हम नेट शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए, समझाई गई जो चीज़ें हैं आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग परेशान नहीं होंगे। जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है उसके 10 मिनट के बाद आप सभी लोगों को इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगली टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है संयुक्त वर्ड को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।